सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार। क्या हाल है? दोनों ने एक दूसरे के हाल पूछे। दोनों हम एकदम अच्छे भले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी बिल्कुल खुशगवार होगा। उनके घर का मौसम और उनके मन का मौसम वो भी अच्छे भले होंगे। और देखिए ना, जब से फेसबुक पे पोस्ट डाली जाती है तब से उनके बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो श्रोता फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता देते हैं कि किन विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं हम। संगीतज्ञ भातखंडे जी का आज जन्मदिन है, इस पर कुछ बात होगी। संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे और व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है इसके बारे में बताएंगे। और घूमने चलेंगे। कहाँ जाएंगे? हम गुजरात के बहुत खूबसूरत शहर अहमदाबाद में। ओह, तो ठीक है, हमारे श्रोता भी साथ में चलेंगे और वो अपने अनुभव साझा करेंगे कि क्या वो अहमदाबाद गए हैं और वो उन्होंने वहाँ क्या देखा है, क्या महसूस किया है, वहाँ की आबो हवा से लेकर वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन और क्या खास देखा है उन्होंने, वो बताएंगे जी। और सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, उसके बारे में हम सखियों से बात करेंगे, अपने सखाओं को भी बताएंगे। ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अलावा बहुत अवसर ऐसे आते हैं गलियारों में ले। हाँ जी। और बहुत बार ममता जी ऐसे अवसर आते हैं कि कई बार किसी की कोई ड्रेस हमें बड़ी पसंद आ जाती है तो हम चाहते हैं कि हमारी सहेली से कुछ दिन के लिए वो लेकर पहन ले, या किसी सखी ने हमारी भी ड्रेस मांगी होगी पहनने के लिए। और बचपन से लेकर बड़े होने तक कपड़ों की अदला बदली हमारे रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, सखी सखाओं के साथ चलती ही रहती है। तो इसे लेकर उनके क्या अनुभव रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। हो सकता है आपके कपड़े बहुत संभाल कर पहने गए हों या कुछ खराब करके लौटाए गए हों। अक्सर ज्यादातर ये होता है कि लड़कियां अपनी माँ के ड्रेस पहन के चली जाती हैं या फिर लड़के ज्यादा करते हैं अपने पिता की शर्ट पहन के या पिता के जूते पहन के निकल लिए और घर में ढूंढाई मची हुई कि ये फला वाला कपड़ा कहाँ चला गया। तो ये बहुत होता है। तो वो दिन याद करो इसका शीर्षक ही है। तो आप अपनी यादों के गलियारों में जाइए और अपनी बातें हमसे साझा कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई। और स्वच्छता की जहां तक बात है तो हमें लगता है कि हमारे सारे श्रोता भी इसका बड़ा ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। निजी स्तर पर हमें स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही जब घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क की साफ सफाई का ध्यान रखें। जो सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है या फिर अस्पताल है या कहीं घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल है, तो इन जगहों पर भी स्वच्छता का ख्याल रखें। और आज जब हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो हमारे सुनने वाले बहुत सारे श्रोता हैं, लिखकर भेज रहे हैं। किसी ने लिखा है कि मूल रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता उन प्रथाओं को संदर्भित करती है जो संक्रामक रोगों का संचरण करने और रोकने और व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक भलाई बनाए रखने में मदद करती है। इसमें मुंह हाथ धोना, नहाना, मुंह की देखभाल, बालों की देखभाल, नाखूनों की देखभाल, साफ कपड़े पहनना जैसी दैनिक दिनचर्या शामिल है। एक श्रोता ने कुछ कविता की शक्ल में बात लिख भेजी है, वो ये है: स्वच्छता है जीवन का आधार, स्वस्थ शरीर का ये है उपहार। साफ कपड़े और शुद्ध जल रखें हमको हर दिन निर्मल, कीटाणु और रोग मिटाए, साफ सफाई जो अपनाए, स्वस्थ जीवन का ये मंत्र, स्वच्छता रखे तन मन सुंदर। क्या बात है। हमारे किसी श्रोता ने लिखा है कि परिवार में एक व्यक्ति अगर स्वच्छ रहता है तो वो दूसरों को भी साफ रखने की प्रेरणा देता है। और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना है, अपने परिवार को साफ सुथरा रखना है। इसीलिए आप खुद भी स्वच्छ रहिए और आसपास की जगह और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। बिल्कुल, बड़ी पते की बातें लिखी हैं आज श्रोताओं ने भाई स्वच्छता पर। एक श्रोता ने लिखा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसमें स्वच्छता बनाए रखने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की प्रथाएं शामिल हैं। इनमें हानिकारक कीटाणुओं, बैक्टीरिया और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हमारे शरीर, आसपास और दैनिक आदतों का ध्यान रखना शामिल होता है।
बिल्कुल सही बात है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमार भी कम पड़ेंगे, बीमारियों के इलाज में होने वाला खर्च बचेगा, समय बचेगा और स्वच्छता का पालन करने से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी स्तर पे बहुत सारे फायदे ममता जी होते हैं। और स्वच्छता से हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। साफ सुथरा वातावरण हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है और पर्यावरण की सुरक्षा करता है। और तो और देखिए ना, आज हम सब ने विविध भारती की परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने कितने सारे पौधारोपण किए हैं। हाँ, आज यहाँ प्रांगण में पौधारोपण किया गया है। मेला सा लगा हुआ है और बड़े अधिकारियों से लेकर सभी समकक्ष हमारे साथी जन सभी ने यहाँ पर पौधारोपण किया है और ये प्रतिज्ञा की है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, स्वच्छता के अभियान में शामिल होंगे। एक और खूबसूरत संदेश मेरे पास है। स्वच्छता शरीर, मन और आत्मा को स्वच्छ कर शांतिपूर्ण रखकर अच्छे चरित्र को जन्म देती है। नहाना हर किसी के लिए जरूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए दिन में कम से कम एक बार तो नहाना ही चाहिए। स्वच्छता रोगाणुओं, कीटाणुओं, मच्छरों, अन्य रोगजनक बैक्टीरिया को दूर कर संक्रामक रोगों से भी हमें दूर रखती है। तो चलिए हम इस मुहिम में शामिल होते हैं और स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। फिलहाल ख्याल रखते हैं कि गाना सुन लें। प्यार
जब जब फूल खिले फिल्म का ये गाना था। और भाई जब गाना सुनते हैं तो हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं। संगीत के सात सुर, अगर हम उनका दामन थाम ले तो ऐसा लगता है कि हम कहीं रूहानी सी दुनिया में चले जाते हैं। और ये जो संगीत के सात सुर हैं और खास तौर से जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत सीखना भी एक अलग तरह का अनुभव होता है, एक कला है। और शास्त्रीय संगीत को सुनना भी एक तरह का अलग अनुभव देता है। और ये जरूरी नहीं कि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा हो, नहीं सीखा हो तो भी आप उसकी बारीकियों को जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि सामने वाला सही गा रहा है, सही सुर में गा रहा है या बेसुरा गा रहा है। और संगीत की बारीकियों को हम तक पहुंचाने वाला एक नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन्होंने संगीत की बारीकियों को समझा, नए संगीतकारों के अनुसार संगीत के नए सिद्धांत तैयार करने का निश्चय किया। उन्होंने संगीत शिक्षण की अपनी प्रणाली का उपयोग करके बड़ौदा में संगीत महाविद्यालय शुरू किया। उन्होंने संगीत शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया और ग्रेड के अनुसार उन पर बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें भी लिखी, जिन्हें क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से सभी जानते हैं। बिल्कुल, आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत के जनक कहे जाने वाले दिग्गज पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने अपना पूरा जीवन प्राचीन और समकालीन हिंदुस्तानी संगीत में शोध के लिए समर्पित कर दिया और इसे एक व्यक्तिगत रूप भी दिया। और ये भी बता दें कि उनका जन्म 10 अगस्त 1860 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था और उनके पिता नारायण राव भातखंडे मुंबई में एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनका परिवार तत्कालीन मुंबई के वाल्केश्वर में रहता था। बचपन में बहुत कम उम्र में ही उनमें संगीत की प्रतिभा दिखाई दी। उन्होंने ध्रुपद, ख्याल, ऐसी बहुत सारी संगीत रचनाओं का संग्रह शुरू किया। उन्होंने संगीत पर पुराने क्लासिक्स पढ़ने से पाया कि उनकी थ्योरीज बहुत आउट ऑफ फैशन हो गई हैं और संगीतकार उनका पालन भी नहीं करते। इसलिए फिर उन्होंने पाया कि संगीत के पुराने सिद्धांतों की परिभाषा और वास्तविक अर्थ में बहुत ही ज्यादा फर्क है। इसलिए उन बारीकियों को समझा और नए संगीतकारों के अनुसार नए सिद्धांत तैयार किए उन्होंने। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान संगीत की पुरानी रचनाएं उनको जहां कहीं से भी मिल जाती थी, वो उनको एकत्रित कर लेते थे और फिर उन्होंने संस्कृत की किताब लक्ष्य संगीता और मराठी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का पहला भाग प्रकाशित किया। उन्होंने संगीत शिक्षा की अपनी प्रणाली का उपयोग करके बड़ौदा में संगीत महाविद्यालय की शुरुआत की। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने संगीत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। संगीत शिक्षा के लिए उन्होंने ग्रेड के अनुसार पुस्तकें लिखी थी और अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि 1936 में वो दिन आया जिस दिन वो हमें छोड़कर चले गए। तो चलिए उनकी याद में हम सुनते हैं ये गाना, पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र की आवाज में।
पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र की आवाज में ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज कोई भी संगीत सीख सकता है क्योंकि इसे लिपिबद्ध किया गया है। संगीत को आमजन के लिए सरल और सुलभ बनाने का श्रेय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को जाता है। संगीत की संस्थागत शिक्षा में क्रांति लाने वाले पंडित भातखंडे का जन्म 10 अगस्त को हुआ था। ये तो हम अपने श्रोताओं को बता ही चुके हैं। बिल्कुल सही बात है और संगीत सीखना बहुत आसान है। इसी तरह से हमारी जीवन को आसान बनाती हैं भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाती है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सके। एक समय था कि जब गांवों में केवल चूल्हों पर ही खाना बनता था, जिसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बड़ा ही उल्टा असर पड़ता था। चूल्हों और कोयले की जो सिगड़ियां होती थी, अंगीठी जिसको कहते थे, धुएं के कारण महिलाओं को बड़ी परेशानी होती थी। आंखों में जो धुआं जाता था वो उनके लिए हानिकारक होता था। और इन सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। ये योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई और उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरुआत की गई। और पूरे साल महिलाएं एलपीजी गैस का उपयोग करें, इसलिए उन्हें सब्सिडी पर सिलेंडर भी दिए जाते हैं। और इसके साथ ही कनेक्शन लेने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें भी खरीद लें। और गैस सिगड़ी खरीदने के लिए सरकार ईएमआई की सुविधा भी देती है और योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब तक देश में तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना का पहला चरण सफल होने के कारण सरकार ने दूसरे चरण की भी शुरुआत कर दी है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। सबसे पहले आधिकारिक साइट पर जाकर, जो साइट है www.pmuy.gov.in, इस पर जाइए और होम पेज डाउनलोड करके विकल्प का चयन कर लीजिए। और जब भी आप इस फॉर्म को भरते हैं तो कुछ जरूरी दस्तावेज आपको लगाने होते हैं। आधार कार्ड वो जो बैंक खाते से लिंक हो, बैंक खाते का पूरा विवरण, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, जाति का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। और इसमें अपना नाम, उम्र, पता, सभी चीजें अच्छी तरह से पूरी भरिए। और इसके अलावा इस योजना के तहत कनेक्शन लेने के लिए महिलाओं को कुछ मानदंडों को भी पूरा करना पड़ता है, जैसे कि आवेदक महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उन्हें भारत का निवासी होना बहुत जरूरी है, उन्हें बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का स्वयं का बैंक खाता देश के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। इसके अलावा बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। आवेदक महिला सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना के अनुसार 2011 के तहत नामांकित होनी चाहिए। यदि परिवार में पहले से किसी ने इस योजना का लाभ लिया है तो उन्हें फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ पा सकते हैं। तो अब क्या हम पा सकते हैं? गाना या कुछ बातें या श्रोताओं की टिप्पणियां, ये बताइए। हम पहले एक गीत सुनते हैं, इसके बाद बहुत सारी जो टिप्पणियां हैं उनमें से पढ़ेंगे। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ में।
थे साथ मिलके। मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो। हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। कहिए चंचल जी, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में बिल्कुल खो गई थी और लग रहा है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी पढ़ती जाए, है ना? यही गाने भी बहुत अच्छे अच्छे आप सुनवा रही हैं ममता जी। और भाई अहमदाबाद घूमने चलना है तो बहुत खूबसूरत शहर है और ये भारत का पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने का खिताब प्राप्त हुआ। और ये सम्मान मिलना सिर्फ अहमदाबाद के लिए, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और गुजरात के इस शहर को सिर्फ भारत नहीं विश्व में भी खास स्थान मिला हुआ है। और यहाँ शहर भर में मौजूद कई ऐतिहासिक स्मारकों के साथ यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही अनूठा है और जिस पर बहुत सी संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। यहाँ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के भी कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि एलिस ब्रिज और मंगलदास गिरिधर दास टाउन हॉल वगैरह वगैरह। तो ये सब वहाँ जाके देखा जा सकता है। इस शहर का इतिहास भी बहुत ही समृद्ध है। बिल्कुल, और ये भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से भी एक है और अपनी संस्कृति को बहुत संरक्षित करके इस शहर ने रखा है। फिर यहाँ पर इस शहर में पर्यटकों की लिस्ट में तो ये ऊपर शामिल है ही। ये स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बहुत सारे संग्रहालय भी इस यहाँ पर है अहमदाबाद में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साबरमती आश्रम है यहाँ पर। साबरमती आश्रम इस शहर का सबसे अनूठा स्थान है। साबरमती नदी के तट पर एक स्मारक है जहाँ महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई प्रेरक अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ बापू की जीवनियों से जुड़ी किताबें हैं और उन पर बनी फिल्में, अन्य कलाकृतियों से भरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। और ये सभी गैलरीज महात्मा गांधी की विरासत को समर्पित है ममता जी। उनमें से कई कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। करीब 12 वर्षों तक कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी इस आश्रम के एक भाग में रहे जिसे हृदय कुंज कहते हैं। यहाँ उनके चरखे, उनकी लिखी हुई जहाँ वो लिखते थे वो मेज, उनके रहने का स्थान, उनकी रसोई, शयन कक्ष, ये सारी चीजें देखने लायक और जिन चीजों का इस्तेमाल बापू किया करते थे वो बड़ी सहेज कर रखी गई हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और क्या है वो भी तो बताइए। पहले खूबसूरत सा एक संदेश आया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अहमदाबाद गई तो कभी नहीं हूँ लेकिन इस प्यारे और खूबसूरत शहर को देखना जरूर चाहती हूँ। हाँ, पर एक बार जब मैं 6 महीने की थी तब मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने के लिए अहमदाबाद ले गए थे और उस समय हम कहीं घूम नहीं सके। तो कई बार ऐसा समय होता है कि हम किसी खास काम से जब जाते हैं तो पता लगता है कि बस वो काम किया और चले आए। अगर कोई चेकअप है या किसी व्यापारिक ट्रिप पर हम जाते हैं तो सिर्फ अपना काम करके बिजनेस का काम किया और लौट आए, घूमने का मौका नहीं मिलता। और जो लोग नहीं घूम पाए हैं तो कई बार ऐसी चीजों को सुन के उनके मन में उत्सुकता जागती है कि हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अभी हम स्वच्छता की बातें कर रहे थे तो अगर कहीं भी जाते हैं तो स्वच्छता का तो ख्याल रखें। देखिए ना, अगर वहां पर खूब सारी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, सुंदर सुंदर फूल है, ये जगह कौन सी है? परिमल गार्डन। परिमल गार्डन ये वहां का सबसे खूबसूरत उद्यान है और बहुत सारे उद्यान हैं, उनमें से ये एक है। यहाँ सैलानी प्रकृति के करीब शहर के यातायात और प्रदूषण से दूर रह सकते हैं और यहाँ के बगीचे के अंदर बच्चों के लिए झूले, स्लाइड, फव्वारे और रात के समय रंगीन रोशनी जो बच्चों और बड़ों को सभी को लुभाती है।
वो जगह। और जब प्रकृति की बात करें तो नदी तालाब हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। साबरमती नदी जो है ये तो वहाँ का खास आकर्षण है। तो साबरमती रिवर फ्रंट ये नदी के तट पर बना हुआ है और इसका निर्माण पर्यावरण के सुधार के लिए किया गया था, जो अपने मनोरम और सुखदायक वातावरण के लिए जाना जाता है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। और झूलता मीनार वहाँ पर है, बहुत ही खूबसूरत। ये अहमदाबाद की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक है। एक अजीब सी घटना है जिसने इस जगह को झूलता मीनार का नाम दिया। कहा जाता है कि यहाँ अगर किसी भी मीनार को धीरे से हिलाते हैं तो कुछ सेकंड के भीतर ही दूसरी मीनार भी कंपन करने लगती है। इस रहस्य को लंबे समय से शोधकर्ता भी सुलझाने के प्रयास में है और इन मीनारों की खूबसूरत जो जटिल नक्काशी है वास्तुकला का बड़ा ही सुंदर नमूना है। और इन चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक है लाल टोडरमल मंदिर। यहाँ पर ये ना केवल एक धार्मिक स्थल है ममता जी, बल्कि इसकी विशेषता और आकर्षण उसकी वास्तुकला भी है। इस मंदिर का नाम महाराष्ट्र के शिवाजी नगर के उद्योगपति के नाम पर रखा गया है और इस मंदिर की नींव 1931 में रखी गई थी और उसके बाद से ही ये महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। और ऐसे जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ कोई नदी हो या झील हो या झरना हो या समंदर हो तो बस पानी तो हम सबके लिए आकर्षण का केंद्र होता ही है। और तो ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी भी बहुत की जाती है। अब आपने फोटोग्राफी की बात की तो हम एक बात जरूर कहेंगे, लेकिन पहले हम ले लेते हैं एक ब्रेक। अब कौन सी बात कहने वाले हैं इसके लिए हमारे श्रोता मैं भी इंतजार करूंगी और श्रोता भी इंतजार करेंगे। बिल्कुल। विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बताने वाली थी। श्रोता और मैं हम दोनों इंतजार कर रहे हैं। बताइए। आप फोटोग्राफी की बात कर रही थी। हाँ जी। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बात है। हाँ तो लेकिन बताइए। फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं। ये बात तो क्या हुई ममता जी, पहले आपने अंतराल ले लिया, अब गाना। चलिए गाने से और थोड़ा सस्पेंस। फिलहाल गाना सुनते हैं। हमारे श्रोता भी इंतजार करेंगे। गाने के बाद हम जरूर बताएंगे वो बात।
ममता जी, आपने बताया कि जब हम किसी जगह की बात करते हैं, फोटो की बात होती है, तो उस पर आप कुछ बताने वाली थी। इंतजार बहुत देर से हो गया। चंचल जी, चलिए अब बता देते हैं। ऐसी कोई मतलब आप बड़ी खुश हो रही हैं, सोच रही हैं कि हम कोई हंसने वाली बात कहेंगे और आप हंसेंगी, कोई गुदगुदाने वाली बात कहेंगे और आप बड़ी खुश हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, एक जरूरी बात है। अच्छा, जरूरी बात हाँ, है। एक नसीहत भी है उसमें। जब हम किसी झील के किनारे, नदी के किनारे या फिर झरनों के किनारे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो बड़ी तमन्ना होती है कि पानी में हाथ डाल लें, पानी को छू लें, ठंडा पानी है, पैर डाल के बैठ जाएं। ये जो तमन्ना होती है बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि कहा जाता है कि पानी और आग का कोई भरोसा नहीं होता है। कब पानी अपना रौद्र रूप ले ले, कब आग अपना रौद्र रूप ले ले, ये भरोसा नहीं होता है। अब अक्सर हम सुनते हैं कि फोटो खींचने की, जो आपने फोटो खींचने की बात की कि फोटो भी ले लें, वहां हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप फोटो लेती हैं तो आप ये भूल जाती हैं कि यहाँ पर खतरा कितना है। अभी हाल ही में एकदम 2-4 रोज पहले की बात है, एक रील और जारी हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे हमने सोशल मीडिया पे रील देखे, घटनाएं सुनी, देखी, फोटोग्राफ्स देखे, वीडियोस देखे कि फोटो लेते समय किसी दुर्घटना की शिकार हो जाते हैं लोग। तो अभी हाल में देखा कि एक लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी है और एक छोटी सी नदी की, मतलब नदी का एक किनारा जैसा है, सूता जैसा बह रहा है और पास में झरना है और वो पहाड़ की ऊंचाई पर बाकायदा रील बना रही है। अब उसका रील तो कोई और बना रहा होगा और वो थोड़ा सा और पानी के करीब जाने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो बिल्कुल लुढ़कती हुई नीचे तक गिरती चली जाती है, झरने में पहुंच जाती गिरती हुई। इतना पूरा रील दिखाया गया। तो ये बड़ा ही खतरनाक है। क्यों मोह में पड़ना किसी नदी के किनारे, झील के किनारे जाकर। हम ये कहते हैं कि पानी को देखिए, आप फोटोग्राफ दूर से लीजिए, उसको अपने दिल की तस्वीर में बसा लीजिए ना। बिल्कुल, घूमने का आनंद लीजिए, क्योंकि पानी वाली जगहों पर बहुत ज्यादा फिसलन हो सकती है, तो ये आपको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो अभी रुकिए। अच्छा अभी एक बात और बतानी है। अच्छा, नसीहत अभी और बाकी है? नहीं, नसीहत तो खत्म हो गई। अब जो बात हमारी चल रही थी झील की। अच्छा। तो अहमदाबाद में एक झील भी है जिसे आप भी जाके देख सकती हैं और हमारे श्रोता भी, वो है कांकरिया झील। हाँ, इसके बारे में श्रोताओं ने लिखा भी है। इस झील की बहती लहरें इतना सुंदर वातावरण बनाती हैं कि क्या बताएं, देखते ही बनता है। यही कांकरिया चिड़ियाघर, दुर्लभ जानवरों का एक अभयारण्य भी है। बच्चों के लिए झील के किनारे बनी है एक किड सिटी, जिसमें एक थिएटर है, ऐतिहासिक केंद्र है, अनुसंधान प्रयोगशाला है और एक आइसक्रीम फैक्ट्री भी है। कांकरिया जिला घूमने के दौरान कुछ लाइव संगीत या पारंपरिक उत्सव भी वहां पर देखे जा सकते हैं, लेकिन नाम है कांकरिया झील। और हमने शुरू में ही बताया था कि बहुत सारे संग्रहालय अहमदाबाद में है, तो ऐसा ही एक संग्रहालय है ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार संग्रहालय। इस म्यूजियम में विशेष रूप से संरक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन किए गए ऑटोमोबाइल्स और बहुत सारे ब्रांडों के वाहन देखे जा सकते हैं और बहुत सारी कलाकृतियां शाही परिवारों से संबंधित भी हैं, यानी कि पुरानी गाड़ियां जिन्हें शायद हमने सिर्फ चित्रों में देखा होगा या कभी पर्दे पर देखा होगा, वो सारी कारें, पुराने वाहन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब आप ये चाहती हैं कि अब इसके बाद सखी सहेली प्रोग्राम करने के बाद अहमदाबाद जाने का प्लान बनाया जाए। तो चलिए एक और जानकारी थोड़ी सी दे देते हैं। पतंग संग्रहालय एक जगह है। इस संग्रहालय को बनाया भानुभाई शाह ने, जो 21 साल की उम्र से पतंग इकट्ठा किया करते थे और इस संग्रहालय में तकरीबन 125 अलग अलग तरह की पतंगे हैं। ये जगह निश्चित रूप से यहाँ आने वालों को उनके बचपन या युवा वर्षों में वापस ले जाएगी। और आपको तो पता ही पतंग उड़ाने का शौक कैसा है, खासतौर से मकर संक्रांति पर आसमान में छतों पर पतंग ही पतंग दिखाई देते हैं और गुजरात में तो बाकायदा ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुजरात के और भी शहर हैं, वहां पर उत्तरायण में भाई धूम होती है पतंगों की। एक जगह है यहाँ पर भद्रा किला, जामा मस्जिद के पास। इस किले का निर्माण 1411 में किया गया था। इस किले के आसपास ही भद्रकाली मंदिर भी है और इस किले की गलियों में टहलकर इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जामा मस्जिद तो वास्तुकला का बड़ा उत्कृष्ट नमूना है। इसकी मीनारों पर जो नक्काशी बनी है वो यहाँ घूमने जो लोग आते हैं उनका मन मोह लेती है। बिल्कुल, जो घूमने जाएं तो संगीत का दामन जरूर थामे रखें, एक छोटा ट्रांजिस्टर जरूर रखें। फिलहाल ये गाना सुन लें।
कैया आवेली। गोरी पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। मारी पलका पालनी ये झुलावेली, झुलावेली पलका पालनी ये झुलावेली। हो मारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, मारे हृदय को लगा लूं चुनरी में लुटाए थाने राखूंगी। हो चुनरी में लुटाए थाने राखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावेली, जगावेली प्राणा में प्रीत जगावेली। हो मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़े बनानी, थाने भाई पानी वाली जगह की जब बात चलती है तो घूमने में यहाँ पर एक जगह है जिसे अडालज बावड़ी के नाम से हम जानते हैं और 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। और अक्षरधाम मंदिर को तो भाई कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका इस नाम के अनुरूप है ईश्वर का दिव्य निवास। इसके अलावा यहाँ पर जांजीरा झरना भी है। और गुजरात साइंस सिटी है, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। ये षटकोण आकार की इमारत है जिसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ऑडियो विजुअल तकनीक का उपयोग करते हुए यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। IMAX 3D थिएटर है, एनर्जी पार्क है, जीव विज्ञान पार्क है, संगीत में फव्वारे हैं और एम्पी थिएटर है, सिमुलेटर सवारी, ये सभी गुजरात साइंस सिटी के बहुत अच्छे आकर्षण हैं। इसके अलावा हुती सिंह जैन मंदिर यहाँ पर है, कैलिको वस्त्र संग्रहालय है और यहाँ अलग अलग तरह के कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। अरे ठहर जाइए, अच्छा फिर से ठहर जाऊं? जरा कुछ और तो बता दीजिए कि यहाँ किस तरह के ड्रेस पोशाकें मिलती हैं, ताकि हमारी जो सखियां सुन रही हैं वहां जाएं तो शॉपिंग के लिए टाइम तो निकालें। ये सिर्फ देखने के लिए है ये संग्रहालय और यहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जहाँ निःशुल्क प्रवेश में आप घूम सकेंगे और सुबह 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक ये संग्रहालय खुला रहता है और बुधवार के दिन बंद रहता है। इसके अलावा वस्त्रापुर तालाब आप जा सकते हैं, जहाँ जाने का समय 7 बजे से 10 बजे तक का है। चंचल जी, ये जो वस्त्र संग्रहालय है वहाँ पे जो वस्त्र होते हैं वो देख सकती हैं। देखने के बाद जब आप बाजार में जाएंगी तो उस तरह के पोशाकें आप खरीद भी सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लॉ गार्डन है, जो रात को यहाँ पे बाजार लगता है और यहाँ बिना गए तो अहमदाबाद की यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती है। यदि आप अपने साथ कुछ गुजराती कपड़े और हस्तशिल्प ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह है ये। और यहाँ लोकल शिल्प से लेकर यहाँ के जो गुजरात के आभूषण हैं, कपड़े हैं, वो सब मिल जाएगा आपको। और ये बाजार अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल। और एक जगह और है मानेक चौक, जहाँ पर पारंपरिक व्यंजन मिलते हैं और बिना खाए तो घूमने का मजा अधूरा ही रह जाता है। तो मजे की बात यह है कि ये जो स्थान है एक सब्जी बाजार के रूप में शुरू होता है, फिर एक आभूषण बाजार और फिर ये एक रेस्तरां पट्टी में बदल जाता है। रात में इसके स्ट्रीट फूड को खाने के लिए पर्यटक आते हैं दूर दूर से और यहाँ आपको सबसे स्वादिष्ट और असली गुजराती व्यंजन मिलते हैं। और पाव भाजी, मलाई रबड़ी, पुडला और भी बहुत सारे व्यंजन हैं, जैसे कि वहाँ के जो खास व्यंजन हैं गुजराती व्यंजन, खाखरा, ढोकला, फाफड़ा,
थेपला, दाबेली, सेव दाल बड़ा, फरसाण वगैरह वगैरह। क्या बात है, बड़ी लंबी लिस्ट है खाने पीने की। और खरीदारी के लिए भी ये शहर बहुत खास है। आप लॉन्ग स्कर्ट, चनिया चोली, बांधनी या बंदेज जिसे हम कहते हैं, उसके कपड़े ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कपड़ा बाजार यहाँ पर है और थोक भाव से यहाँ कपड़े आप खरीद सकते हैं। अगर आप जाएं यहाँ पर घूमने तो अक्टूबर से लेकर मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। और देखिए, एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है कि एक श्रोता सखी हमारी लिखती हैं कि जब मैं स्कूल में मसूरी घूमने गई थी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के कपड़े मुझे बड़े पसंद आते थे। हम वहां पर काफी दिन रहे और एक सप्ताह तक हम दोनों ने एक दूसरे के कपड़े अदल बदल कर पहने और खूब एंजॉय किया। मतलब यादों के गलियारों में ये जा रही हैं, लेकिन हम यादों की गलियारों में चलने से पहले गाना सुन लेते हैं। वो दिन याद करो चंचल जी, याद कीजिए वो दिन जब कपड़ों की अदला बदली हो जाया करती थी। देखिए हमारे श्रोताओं ने कितनी सारी टिप्पणियां भेजी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपके इस टॉपिक पर मुझे एक बात याद आ गई, वो ये कि मैं बीए में थी, मेरी फ्रेंड को उसके किसी रिश्तेदार ने एक स्कर्ट दिया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। तब उसके कहने पर मैं पहली बार उसकी ड्रेस पहनकर कॉलेज गई और मुझ पर उससे वो ड्रेस इतना अच्छा लगा कि उसने वो ड्रेस मुझे हमेशा के लिए दे दी। क्या बात है। बिल्कुल ऐसे अनुभव हमारे साथ हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ बुरे अनुभव भी किसी के रहे होंगे कि हमने बड़ा अपना
पसंदीदा ड्रेस किसी को पहनने को दिया होगा जो उन्हें पसंद आ गया, और उसके बाद जब उन्होंने लौटाया तो उसमें कहीं कुछ या तो दाग लगा दिया या तो कहीं कुछ कट फट हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग इतने एहतियात से किसी दूसरे के कपड़े को रखते हैं, शायद अपने कपड़े भी इतने ना संभालते होंगे। तो ऐसे लोग दोबारा भी हमसे जब कपड़ा कोई मांग ले हमारा, तो हमें देने में बिल्कुल संकोच नहीं होता। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारे ड्रेस को कोई नुकसान पहुंचाया हो, दोबारा अगर वो हमसे कोई हमारी ड्रेस मांगे तो यूं संकोच होता है मन में कि इसको दें या ना दें। ड्रेस के साथ साथ साड़ियों की अदला बदली भी तो होती थी। साड़ियां बदल के साड़ियां, तो जब हमें याद है कि कॉलेज या स्कूल के दिनों में जब कभी कोई फंक्शन होता था तो साड़ी खरीदने का मौका कहाँ मिलता था। पड़ोस वाली भाभी जी या घर में जो भाभी नानी भाभी चाची या काकी हैं, उन्हीं की साड़ी या फिर अपने दोस्त की साड़ी, दोस्त की दीदी की साड़ी लेकर पहन लिया। और फिर ये जो आपने बात की कटफट लगने की, उसका बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आपकी उम्र कम होती है तो थोड़ी मतलब हिफाजत की आदत नहीं होती है। खास तौर से जो साड़ी नहीं पहनती है तो उनकी आदत नहीं होती है, तो उसमें खरोंच लग जाती है तो पूरी की पूरी साड़ी खराब हो जाती है। तो ये तो रही भाई महिलाओं की बात। अब पुरुष लोग क्या अदला बदली करते हैं, इसे लेकर एक संदेश में पढ़ती हूँ। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मैं अपने दोस्त के साथ 1 साल उसके रूममेट के रूप में रहा। बाकी समय तो मैं अपने कमरे में रहा और पढ़ाई की। जब मैं दोस्त के साथ रहा तो उसके तौलिए और उसकी लुंगी का इस्तेमाल करता रहा। बरसात के दिनों में जब भीग कर आए तो 1-2 बार उसकी शर्ट का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि कॉलेज जाना जरूरी था। ऐसे ही सर्दी के दिनों में जब कपड़े नहीं सूखे होते थे तो दोस्त का पैजामा पहनकर या शर्ट पहनकर भी हम काम चला लिया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि कपड़ों की अदला बदली तो मैंने भी अपने सखियों के साथ बहुत की है। स्कूल में जब विदाई समारोह हुआ करते थे तब सहेलियों से कपड़े, साड़ी, ब्लाउज बदल लिया करते थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अब तो बेटियों से अदला बदली चलती है, वो मेरे लिए ले जाती हैं और उनके लिए हम ले लेते हैं, और अदला बदली से एक नई स्वयं की खुशी हासिल होती है। एक और संदेश है, इसमें लिखा गया है कि जब दोस्तों के कपड़े पहनकर, दोस्तों के कपड़े वैसे तो मैंने कभी नहीं पहने, हाँ, लेकिन एक बार की बात है, क्लास में मुझे एक दोस्त ने मेरे हाथ में ब्रेसलेट जो मैं पहनता था उसे बहुत पसंद आ गया, तो वो उसने मुझसे मांगा और मैंने उसे दे दिया। तो कपड़ों के साथ साथ कई बार ऐसी चीजों की अदला बदली भी हो जाती है। कई बार हमें सिर्फ कोई दुपट्टे की जरूरत होती है, हमारे पास मैचिंग दुपट्टा ना हो या मल्टी कलर के दुपट्टा जो होते हैं वो हर एक पे चल जाते हैं, तो हमें लगता है सूट का दुपट्टा नहीं है तो अपनी सखी का दुपट्टा मांग लिया जाए। दुपट्टा तो फोटो खिंचाने के काम भी आता है। एक दुपट्टे से कई बार जब कई सहेलियां होती हैं तो उसी एक दुपट्टे को लेकर फोटो खिंचा के बारी बारी से काम चलाती हैं, तो ये तो बहुत होता है। और बचपन में सबसे ज्यादा जो आकर्षक लगता था वो है माँ की साड़ी। माँ की साड़ी को फोल्ड करके पहनना और फिर माँ की स्टाइल में तैयार होना, और जिस तरह वो तैयार होती थी आईने के सामने, वही कॉपी करना, उसी तरह से कंघी करना बाल में, उसी तरह से सजना संवरना। तो ये जो बचपन की यादें होती हैं बड़ी अजीब होती हैं। तो पहले एक गाना सुन ले, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सोजिया में समाए गयो
के साथ कपड़ों की अदला बदली को लेकर हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं, अब वो मैं बात बताती हूँ। भाई, कपड़ों की अदला बदली तो होती रहती है दोस्ती के दोस्ताना स्वरूप के अनुसार, लेकिन ये कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अनुरूप नहीं है, इससे बचना चाहिए। विशेष रूप से हॉस्टल में रहने वाले मित्र जो प्राय समवयस्क हुआ करते हैं, वो अपनी मित्रता का लाभ उठा लेते हैं, ये बात सही है। लेकिन जो लोग सही सलीके से आपके कपड़े लौटा देते हैं धो धा कर, तो बिल्कुल सही है। लेकिन किसी ने पहना और यूं पसीने का भी है, गंदे दाग भी लगे, लौटा दिया, तो ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो सहेलियों में बहुत सारी चीजें अदला बदली करके पहनते हैं। बचपन में कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी में जब हमारे पास सफेद कुर्ता शलवार नहीं होता था तो क्लास की सहेलियों से ले लेते थे। वैसे मुझे शुरू से ही दूसरों के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था, कोई मतभेद नहीं होता था, पर कभी फिटिंग को लेकर या फिर चप्पल सैंडल हमारे नाप के ना होना, जिससे चलने में परेशानी होती थी। वैसे वो एक जमाना था जब कई बार जब किफायत की बात आती है तो फिर ये ठीक है। अमूमन आप अपने कपड़े ही पहने, वही ज्यादा अच्छा होता है। फिलहाल एक गाना सुनते हैं। एक संदेश है कि कपड़ों की अदला बदली करके फोटो निकालने का आनंद हम हमेशा लेते हैं। बिल्कुल। पिया कैसे मिलूं तुझसे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर, हृदय में अग्नि सुलगे, नैनन से बरसे नीर, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। दुनिया से है क्या शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर, लाख जतन कर हार गया, सूझे न कोई तदबीर, मेरी रूठ गई तकदीर। पिया कैसे मिलूं तुझसे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। दुनिया से है क्या शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर। क्या शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर। सारंगा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, भरत व्यास के बोल थे, सरदार मलिक का संगीत था। बोल थे कैसे मिलूं, लेकिन हम तो मिल लिए हमारे श्रोताओं से और अब समय हो गया है इजाजत लेने का। तो अब लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।